नया साम्राज्य और राज्य हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 9 है, क्लास 6 का एनसीईआरटी का। चलिए शुरू करते हैं। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसने कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीना भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। क्या बताती है प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कभी वो मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख था जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा हमने कि चैप्टर 8 में गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आइए देखें। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कवि ने इनमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कठोरों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों और लोहे की गदाओं, नुकीलों तीरों या अन्य सैकड़ों तलवारों से लगे घावों के दाग को भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है। और यहाँ पे हम मानचित्र में देख पा रहे होंगे। अगर मानचित्र आप देखते हैं तो गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि क्षेत्र के हरे रंग को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक कर्व में लाल बिंदु दिखेंगे। कुछ बैगनी क्षेत्र और नीले रंग के भी हम लोगों को मिलेंगे यहाँ पे। रेड और क्षेत्र और बैगनी, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे चीजें। प्रशस्ति में जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। ठीक है। समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु रखेंगे और बैगनी क्षेत्र नीले रंग। यह मानचित्र इस प्रशस्ति के प्राप्त जानकारियों के आधार पर, ये जो मानचित्र है प्रशस्ति के आधार पर जानकारियों के इसमें बनाया गया है। और ये देखिए, ये जो राजा थे वो बीड़ा बजाने वाले थे और किस तरीके के संगीत करते थे। ये जो इनकी दोनों चीजें हैं ना, दो क्वाइंस है, इसमें की बीड़ा भी बजाते थे और संगीत भी करते थे। तो इन सारी चीजों से पता चलता है। ठीक है। और मानचित्र को भी हम लोग पढ़ेंगे। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। ये जो हरे रंग का देख रहे हैं, ये 9 शासकों का है जिनको कि समुद्रगुप्त ने हरा करके उसके बाद अपने राज्य में मिलाया था। तो उनकी ये हरे रंग से इसका दिखाया गया है। ठीक है। अपने राज्य, इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। 12 शासक, इनमें से कुछ की राजधानियां, समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से लाल बिंदु, यहाँ पर जो आपको लाल बिंदु दे रहे हैं, इनको कि समुद्रगुप्त ने हरा दिया था और लोगों ने समर्पण कर दिया था, लेकिन फिर से इन लोगों को शासन करने के लिए समुद्रगुप्त ने दे दिया। तो ये लाल बिंदु के रूप में इनको दर्शाया गया है। ठीक है। और क्या है? पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से गिरा गया है। ठीक है। और ये पड़ोसी देशों का जो आंतरिक घेरा है, ये बैगनी रंग से आपको दिख पा रहा होगा, घेरा गया है। इनमें से असमीय तटीय, बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रसिद्ध आते हैं। कई गढ़ या संघ ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है। बाह्य बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। बाह्य रंग के शासक जिन्हें नीले रंग संभवतः कुषाण तथा शंख वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासन भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह इनसे किया था। ठीक है। ये सब जो है आपको दिख पा रहे होंगे, इन लोगों ने इनके शासन को स्वीकार किया और फिर अपनी पुत्रियों का विवाह इनसे करके इनसे रिलेशन को कंटिन्यूस किया। ठीक है। बीड़ा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुण सिक्कों पर दिखाया गया है और इन सिक्कों में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। ये खत्म हो गया।
अब हमारे पास विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता था और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजयों के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारणा दी। वंशावलियाँ अधिकांश प्रशस्ति शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रतिमा पितामह यानी कि परदादा दादा पिता और माता के बारे में बताती हैं कि उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। उनसे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपलब्धियों को महत्व के हिसाब से सजा और राजा महाराजाधिराज समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके बादों में शासकों और उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियानों से अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। ठीक है। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित जिस तरह गुप्त वंश के शासक के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है कि ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वर्ण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवन हर्षचरित लिखी, जिनमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया। चीनी तीर्थयात्री स्वयं सात्स्यांग जिनके बारे में हमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ दिखा उसका विस्तृत वर्णन लिखा। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतना सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक है। चालुक्य नरेश पुलकेशन, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। जब वो आगे बढ़ना चाह रहे थे ना, मगध के साम्राज्य मगध को जीत करके आगे बढ़ने लगे थे, तो उनको क्या किया था, नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश में चालुक्य वंश के पुलकेशन ने उनको आगे चल करके रोक दिया था। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वारा द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों को लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों के राजा कृष्ण और तुंगभद्र नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें अनेक दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इनमें उनके अनेक पूर्वजों, खासकर से पिछली 4 पीढ़ियों में बताया गया। पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ठीक है, उसको कहाँ से मिला था, तो अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। अब चालुक्यों की विजय आपातकालीन थी। लड़ाई के से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश से समाप्त कर दिया गया। इनके बारे में हम लोग कक्षा जो 7 आएगा उसमें पढ़ेंगे बुक। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेषन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसा कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारात्मा अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक
संधि विग्रहकर्ता अर्थात युद्ध और शांति के विषयों के भी मंत्री थे। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी स्वार्थवाहक यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थु यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग रहते थे। ठीक है, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है, एक नए प्रकार की सेना। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था, तो दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वो इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्तिगत सीमांत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। ठीक है, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती-बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती है। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही हैं। ठीक है, उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में रोज राज दरबार जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखा गया था, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट कर दी थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी को बहुत बुरी तरह से पेश किया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे का इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। और आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है, तो वो पुलिस में खबर करता है कि उसे उसके साथ किस तरह बर्ताव किया जाएगा। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक में उपदेश दिया, और राजा का नाम बताओ जिसने अभिलेख लिखा है। अशोक और महात्मा बुद्ध। चीनी तीर्थयात्री फाशन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंची और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, जिन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। वो लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए ये एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे, और आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। यह एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान या नक निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो हम लोग राजा की सेना पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है कुछ आप कर लीजिएगा। और महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी है? गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी, और हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले था। चैप्टर हम लोग का खत्म हो। उपयोगी शब्द ये है, तो चलिए इसको राजा की सेना को पढ़ लेते हैं। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें, बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, हिरन। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, अबसाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ी पर या ऊँटों के हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पीठ पर लाद कर ये चीजें लाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीत का नगाड़े बिगुल तथा बुरी तरह बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे, ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे, और व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल में डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है। सेना के साथ ले जाने वाली
कई चीज़ों की सूची बनाओ और ग्रामस्थ राजा के लिए क्या-क्या लेकर आते, तो वो अपने अनुसार गिफ्ट लेकर आते। तो ये चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे। लाइक शेयर